हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से करने वाले हैं 25 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट्स जो प्रीवियस ईयर्स के हैं, किसी भी एग्जाम से डायरेक्टली रिपीट करके पूछे जाते हैं। और हर एक क्वेश्चंस को पूरा डिटेल में भी समझेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि भी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का प्रैक्टिस सेट का। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, तानसेन का असली नाम क्या था। दोस्तों, तानसेन का असली नाम यानी मूल नाम उसका या फिर बचपन का नाम क्या था। आपके ऑप्शन हैं ए मकरचंद पांडे, ऑप्शन बी रामतनु पांडे, ऑप्शन सी लाल कलावंत या फिर ऑप्शन डी बाज बहादुर। दोस्तों, तानसेन का असली नाम क्या था, इसका राइट आंसर हो जाएगा रामतनु पांडे, ऑप्शन नंबर बी। ये है तानसेन जी, इनका बचपन का नाम था रामतनु पांडे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे इसको डिटेल्स में भी समझेंगे। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता थे। दो ग्वालियर से लगभग 50 किलोमीटर दूर ग्राम बेहट में रामतनु पांडे का जन्म हुआ था। उनका पिता का नाम था मकरंद पांडे। याद रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तानसेन जन्म से ही हिंदू थे और उन्होंने अपना अधिकांश जीवन भक्ति गीतों की रचना में बिताया था। उन्हें सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों यानी नौ रत्नों में से एक माना जाता था। 60 वर्ष की आयु में मुगल दरबार में शामिल होने का आदेश दिया गया था। राग मियाँ मल्हार को 16वीं शताब्दी में संगीत सम्राट मियाँ तानसेन द्वारा रचा गया था। मियाँ की मल्हार एक मनुष्यनी राग है जो मुख्य रूप से पृथ्वी के भीगने और मानसून का स्वागत करने के लिए, वर्षा का आह्वान करने और रंभंग के लिए उपयोग किया जाता था। आगे देखेंगे दोस्तों। तानसेन ने अपने पसंदीदा रागों मुल्तानी, भैरवी और टोडी की रचना की थी। किसने की थी? तानसेन ने। तानसेन संगीत समारोह अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक तानसेन को श्रद्धांजलि देता है। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा पिछले 96 वर्षों से ग्वालियर में प्रत्येक वर्ष तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। तानसेन का जन्म स्थान बेहट गांव था। तानसेन संगीत समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा इतिहास के महानतम कलाकारों में से एक तानसेन की स्मृति में किया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। आगे आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों, यह है खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। आपके ऑप्शन हैं ए विजयनगर राजाओं ने, ऑप्शन बी बहमनी सुल्तान ने, ऑप्शन सी चंदेल राजाओं ने या फिर ऑप्शन डी गुप्त राजाओं ने। दोस्तों, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो चंदेल राजाओं ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंदेल राजाओं ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। डिटेल्स में देखते हैं। सही उत्तर इसका चंदेल राजाओं हो जाएगा। चंदेल राजाओं ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। खजुराहो के मंदिर के दो अलग अलग धर्मों हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। चंदेला राजवंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी ईस्वी में इस क्षेत्र पर शासन किया था। ज़्यादातर खजुराहो मंदिर का निर्माण 885 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में चंदेल वंश द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। चंदेल मूल रूप से गुर्जर प्रतिहारों के जागीरदार थे। नानुका 831 से 845 ये भारत के चंदेला राजवंश के संस्थापक थे। उन्होंने जैजाक भुक्ति क्षेत्र वर्तमान मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में शासन किया था। आगे भी देखेंगे खजुराहो मंदिर के बारे में। खजुराहो मंदिर के ज़्यादातर मंदिर चंदेल राजवंश ने 950 से 1050 ईस्वी के बीच में बनवाए थे। ऐतिहासिक अभिलेख के मुताबिक 12वीं शताब्दी में खजुराहो मंदिर स्थल पर 85 मंदिर थे। ये मंदिर 20 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए थे। हालांकि आज सिर्फ 25 मंदिर ही बचे हैं और यह 6 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। यह है खजुराहो मंदिर। आगे उसकी कुछ खास बातें जानेंगे खजुराहो मंदिर की। खजुराहो मंदिर, ये मंदिर नागर शैली के सत्यापित प्रतीकवाद के लिए जाने जाते हैं। इन मंदिरों में हिंदू और जैन धर्म से जुड़े मंदिर हैं। खजुराहो के मंदिर अपनी कामुक मूर्तियों के लिए मशहूर है। खजुराहो को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। खजुराहो मध्य प्रदेश का एक प्राचीन शहर था। 10वीं और 12वीं शताब्दी तक चंदेलों की राजधानी थी। याद रखेंगे खजुराहो मंदिर के बारे में। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है और कुछ इन्फॉर्मेशन भी है जो उसके ऑप्शंस में थे।
ऑप्शन में थे विजयनगर राजाओं। विजयनगर राजाओं के बारे में बात करेंगे। हरिहर और बुक्का ने 1336 में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में एक क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर राजाओं के कुछ स्मारक हैं, वो है विट्ठल मंदिर जो कि हम्पी में है, हम्पी को ही विजयनगर कहा जाता है। कृष्ण मंदिर जो कि हम्पी विजयनगर में है, हाथी अस्तबल जो कि विजयनगर में है, और कमल महल जो कि हम्पी विजयनगर में है। आगे भी देखेंगे ऑप्शंस में क्या था। बहमनी सुल्तान, बहमनी सुल्तान के बारे में जानेंगे। बहमनी सुल्तान की स्थापना 1347 में अला अल दिन बहमन शाह ने की थी। इसके कुछ स्मारक हैं, गोल गुम्बज जो कि बीजापुर में है, जामी मस्जिद जो कि गोलकुंडा में है, और चांद मीनार जो कि दौलताबाद में है। आगे भी एक ऑप्शन है गुप्त राजाओं। गुप्त राजाओं के बारे में जानेंगे। गुप्त राजाओं के साम्राज्य की स्थापना राजा श्री गुप्त ने की थी जो कि गुप्त वंश था। इसके कुछ स्मारक हैं, अजंता की गुफाएं, एलिफेंटा और एलोरा की गुफाएं। ये स्मारक गुप्त राजाओं ने बनाई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हाथी गुम्फा शिलालेख निम्नलिखित में से किस शहर में पाए जाते हैं। दोस्तों यह है हाथी गुम्फा। इसके कुछ ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए है काशी में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी उदयगिरी में, या फिर ऑप्शन डी पुरी में। दोस्तों हाथी गुम्फा जो पाया जाता है वो उदयगिरी शहर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उदयगिरी में पाए जाते हैं। आगे डिटेल्स में भी देखते हैं इसको। हाथी गुफा शिलालेख उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी में स्थित है। हाथी गुफा कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास एक उदयगिरी के नामक जगह है, वहाँ पे है। ये दूसरी शताब्दी में कलिंग शासक खारवेल द्वारा अंकित किए गए थे। हाथी गुफा का शाब्दिक अर्थ होता है हाथी गुफा। ये एक शिलालेख है, यह प्राकृतिक में ब्राह्मी लिपि से लिखा गया है। आगे देखेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो कि ऑप्शंस में था काशी। काशी क्या है? काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। यह वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत में विश्वनाथ गली में स्थित है। मंदिर पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग शिव मंदिरों में से सबसे पवित्र है। आगे ऑप्शंस में देखते हैं। आगे का ऑप्शन था वैशाली। वैशाली क्या कहता है? वैशाली एक महान बौद्ध तीर्थ स्थल है और भगवान महावीर का जन्म स्थान भी है। कहा जाता है कि बुद्ध ने 3 बार इस स्थान का दौरा किया था और यहाँ काफ़ी समय बिताया था। बुद्ध ने वैशाली में अपना अंतिम उपदेश भी दिया था और यहाँ अपने निर्वाण की घोषणा की थी। उनकी मृत्यु के बाद वैशाली ने द्वितीय बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया था। याद रखेंगे वैशाली के बारे में। आगे देखते हैं पुरी। ऑप्शन में जो था पुरी के बारे में जानेंगे। पुरी को जगन्नाथ पुरी के नाम से भी जाना जाता है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध पुरी को भगवान विष्णु का अंतिम विश्राम स्थल माना जाता है। कोई आश्चर्य नहीं है कि यह हिंदुओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा स्थल है। याद रखेंगे दोस्तों। आगे देखेंगे हाथी गुफा शिलालेख के बारे में और भी कुछ जानकारी है। हाथी गुफा शिलालेख जो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह शिलालेख भुवनेश्वर से 3 मील दूर उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुफा नामक गुफा में है। यह शिलालेख प्राकृतिक भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। याद रखेंगे हाथी गुफा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यह शिलालेख कलिंग शासक खारवेल के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है। इसे 19वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में इतिहासकार ए स्टर्लिंग ने खोजा था। किसने खोजा था? ए स्टर्लिंग ने। यह शिलालेख खारवेल के शासनकाल के वास्तविक अभिलेखों के रूप में माना जाता है। यह शिलालेख जैन धार्मिक प्रतीकों को भी दर्शाता है। याद रखेंगे दोस्तों हाथी गुफा के बारे में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों यह है गुड अर्थ के पुस्तक। इनके राइटर का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है T.S. एलियट, ऑप्शन बी है सेल्मा लागरलॉर्फ, ऑप्शन सी टोनी मॉरिसन और ऑप्शन डी पर्ल एस बक। दोस्तों गुड अर्थ जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो आपके ऑप्शंस हो जाएंगे डी पर्ल एस बक। पर्ल एस बक जो है इस बुक का राइटर है। डिटेल्स में भी देखते हैं गुड अर्थ के बारे में। गुड अर्थ पर्ल एस बक द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक कथा है। यह एक त्रयी उपन्यास का पहला हिस्सा है जिसमें ए हाउस डिवाइडेड और सन्स भी शामिल हैं। इस उपन्यास में 1932 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता और 1938 में साहित्य के लिए बक को नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखेंगे नोबेल पुरस्कार पर्ल एस बक को किसके लिए मिला था? तो गुड अर्थ बुक के लिए मिला था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिल्ली सल्तनत का पहला मुस्लिम शासक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक को, ऑप्शन सी इल्तुतमिश को, या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद कुली कुतुब शाह को।
दोस्तों दिल्ली सल्तनत का पहला मुस्लिम शासक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि एक मुस्लिम शासक पहला था दिल्ली सल्तनत का। ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे डिटेल्स में भी जानेंगे और ऑप्शंस के भी बारे में जानेंगे कि क्या कहते हैं। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के पहले मुस्लिम शासक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। उन्होंने 1206 ईस्वी में दिल्ली पर शासन करना शुरू किया। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के एक तुर्क गुलाम थे। मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, लाख बख्श किसको बोला जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता है। आगे भी देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से 1210 यानी 4 साल तक शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक बने जिन्होंने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया था। उन्होंने दिल्ली में एक कव्वात उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया था। याद रखेंगे ये सब, एक कव्वात उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया था। उन्होंने कुतुब मीनार के निर्माण की पहल की और इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। याद रखेंगे दोस्तों, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसे पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे ऑप्शंस के बारे में। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहता है कि 1351 से 1338 तक ये शासन किया था ईसा पूर्व। वह तुगलक वंश का तीसरा शासक था जिसने 1351 से 1338 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। उन्होंने दान के लिए दीवान ए खैरात कार्यालय की स्थापना की थी। याद रखेंगे, दीवान ए खैरात किसने दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने। उन्होंने दीवान ए बुंदगान दास विभाग की स्थापना की थी। वह 4 नए शहरों जैसे फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार को स्थापित करने के लिए जाने जाते हैं। कौन? फिरोज शाह तुगलक। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का जमाई था। याद रखेंगे, वह कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सिंहासन पर बैठे थे। वे दिल्ली सल्तनत के तीसरे शासक थे जो मामुलुक वंश में संबंधित थे। उन्होंने 40 निष्ठावान गुलामों की एक टुकड़ी का गठन किया है जिसे तुर्कान ए चेहलगनी भी कहा जाता है और जिसे चालीसा भी कहते हैं। याद रखेंगे इल्तुतमिश के बारे में। आगे बढ़ेंगे। इल्तुतमिश की बेटी ही रजिया सुल्तान थी। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह के बारे में जानेंगे। 1580 से 1612 तक ये शासन किया था। वे गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश के 5वें सुल्तान थे। कौन? कुली कुतुब शाह। उन्होंने हैदराबाद शहर की स्थापना की थी। याद रखेंगे, कुली कुतुब शाह हैदराबाद शहर की स्थापना की थी। बार बार आया भी है ये क्वेश्चन। और अपनी हिंदू पत्नी भागमती के नाम पर इसका नाम भाग्यनगर रखा गया था। वर्ष 1591 में शहर में प्लेग की समाप्ति के उपलक्ष्य में 4 मीनार का निर्माण उनके द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, हैदराबाद और 4 मीनार किसने बनाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। याद रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत से कुछ और जुड़ी बातें। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश मामलुक वंश था। इसे गुलाम वंश भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तराइन युद्ध 1192 ईस्वी में अहम भूमिका निभाई थी, जो कि मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध लड़ा था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का पहला संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश को कुतुब मीनार को पूरा करने का श्रेय दिया जाता है। और इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान जो घुरिद राजवंश की पहली महिला नेता बनी थी। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1980 में, ऑप्शन बी 1981 में, ऑप्शन सी 1982 में या फिर ऑप्शन डी 1984 में। दोस्तों आयात निर्यात बैंक यानी एग्जिम बैंक, एग्जिम बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1982 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी। आगे डिटेल्स में भी देखेंगे। 1 जनवरी 1982 को एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एग्जिम बैंक, एग्जिम बैंक ने 1982 में भारतीय आयात निर्यात बैंक अधिनियम 1981 के तहत अपना परिचालन शुरू किया था। यह भारत के विदेशी व्यापार को वित्त पोषण सुविधा और बढ़ावा देने के लिए एक विशेष वित्तीय संस्थान है। यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। याद रखेंगे, एग्जिम बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और इसका प्रबंध निदेशक डेविड रसकिन्हा है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, अकबर का राजस्व मंत्री जो निम्नलिखित में से कौन था? आपके ऑप्शन हैं। ए तानसेन थे, ऑप्शन बी टोडरमल थे, ऑप्शन सी राजा मान सिंह थे या फिर ऑप्शन डी बीरबल थे। दोस्तों अकबर का जो राजस्व मंत्री था वो कौन था? तो राजा टोडरमल था। ये मंत्री था अकबर का, राजस्व मंत्री ये है टोडरमल।
आगे इसको डिटेल्स में भी देखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल्स में देखते हैं। सम्राट अकबर के राजस्व मंत्री राजा टोडरमल थे। यह है टोडरमल। वे अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। टोडरमल ने 1562 से 1589 तक अकबर के वित्त मंत्री के रूप में काम किया था। जो उसका फाइनेंस मिनिस्टर था, उसकी पैसों की देखरेख के उन्होंने मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में अहम भूमिका निभाई थी। आगे भी देखेंगे, कुछ की पॉइंट्स हैं। सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान टोडरमल ने मुगल साम्राज्य के राजस्व मंत्री के रूप में कार्य किया था। उन्होंने संयुक्त वजीर और वकील अहम सल्तनत के दोनों के रूप में कार्य किया था। वह 4000 का मनसबदार था और मुगल साम्राज्य में सबसे प्रमुख राजाओं में से एक था। उन्होंने अकबर के नवरत्नों में से एक के रूप में सेवा की थी। टोडरमल के अधीन 15 और दीवान थे, जिन्हें अकबर के 15 सूबों के लिए नामांकित किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों टोडरमल के बारे में। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शंस में था बीरबल। बीरबल क्या कहता है? बीरबल ने मुगल बादशाह अकबर के दरबार में मुख्य सेनापति के रूप में कार्य किया था। वह एक सरस्वत हिंदू भट्ट ब्राह्मण परामर्शदाता थे, जो कि एडवाइजर बोल सकते हैं अकबर के। आगे बढ़ेंगे। राजा टोडरमल के बारे में कुछ और खास बातें हैं। राजा टोडरमल एक हिंदू राजपूत थे। उनका जन्म 1500 में वर्तमान मध्य प्रदेश के नरवर शहर में हुआ था। याद रखेंगे। उन्होंने मानक भार और माप की एक नई राजस्व प्रणाली शुरू की, जिसे जब्त के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कराधान की एक प्रणाली शुरू की, जिसे 10 सालक कहा जाता था। उन्होंने 1570 से 1580 के दशक में खेती की गई फसलों की पैदावार और कीमतों का सर्वेक्षण किया था। वे मुगल साम्राज्य में लागू भूमि सुधारों की पुस्तक टोडरमल्स रेंट्रोल के लिए भी जाने जाते हैं। याद रखेंगे दोस्तों टोडरमल के बारे में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? यह है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। आपके ऑप्शन है ए चेन्नई, ऑप्शन बी तूतीकोरिन, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी कोचीन। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो हमारा मुंबई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मुंबई जो है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। आगे डिटेल्स में भी देखेंगे। इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। इससे कुछ की पॉइंट्स हैं। मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह वहाँ होता है जहाँ जमीन और पानी इस तरह से अभिसरण करते हैं, जैसे जहाज़ों को हवा और लहरों से बचाने के लिए जब वे प्रवेश करते हैं और डॉक करते हैं, वे आमतौर पर खाड़ी, मुहाना और नदी के मुहाने में बनते हैं। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ पॉइंट्स हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जिसे पहले नवासा सेवा के नाम से जाना जाता था। यह बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि मुंबई है। यह देश का सबसे व्यस्त कंटेनर बंदरगाह है और देश के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 60% संभालता है। याद रखेंगे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो कि महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं। चेन्नई बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। याद रखेंगे प्राकृतिक बंदरगाह के बारे में पूछेंगे तो चेन्नई का नाम नहीं लिया जाएगा। तूतीकोरिन बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। 1341 ईस्वी में पेरियर नदी के बाढ़ के कारण प्राकृतिक रूप से कोचीन बंदरगाह का निर्माण हुआ था। हालांकि यह मुंबई बंदरगाह जितना बड़ा नहीं है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। मुंबई बंदरगाह के बारे में कुछ और जान लेते हैं। यह आकार और शिपिंग यातायात के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिमी मुंबई में स्थित है। यह बड़े मालवाहक जहाज़ों के लिए आसान डॉकिंग और मार्ग की अनुमति देता है। यह कच्चे और पेट्रोलियम तेल के साथ साथ तरल रसायनों आदि सहित कई आयात और निर्यात को संभालता है। आगे देखेंगे। भारत के कुछ और प्रमुख बंदरगाह हैं। बंदरगाहों से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं बहुत क्वेश्चंस, तो देख लेते हैं। चेन्नई बंदरगाह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसे मूलतः मद्रास बंदरगाह कहा जाता है। कोलकाता बंदरगाह भी है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह देश के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 20% संभालता है। कृष्णापट्टनम बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यह प्रतिवर्ष 75 मिलियन टन कार्गो को नियंत्रित करता है। चौथा है गंगावाराम बंदरगाह। आंध्र प्रदेश में स्थित यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यह साल 2009 में खुला था। याद रखेंगे इन बंदरगाहों के बारे में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था?
1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके कुछ ऑप्शंस हैं, कितने बैंकों का हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं: ए 14 बैंकों का, ऑप्शन बी 16 बैंकों का, ऑप्शन सी 20 बैंकों का, या फिर ऑप्शन डी 18 बैंकों का। दोस्तों 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। और थोड़ा डिटेल्स में भी देखेंगे। सही उत्तर 14 हो जाएगा। सरकार ने बैंकिंग कंपनियों उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अध्यादेश 1969 के माध्यम से और 19 जुलाई 1969 को 14 सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। याद रखेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ देख लेते हैं। 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी, जो उस समय प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री दोनों थे, ने देश के सबसे बड़े बैंकों 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया था। सबसे बड़ा और सबसे पुराना बैंक जो अभी भी अस्तित्व में है वो है भारतीय स्टेट बैंक, SBI है। इसकी उत्पत्ति हुई और जून 1806 के मध्य में कलकत्ता बैंक के रूप में काम करना शुरू किया था। 1809 में इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया था। यह राष्ट्रपति शासन द्वारा स्थापित 3 बैंकों में से एक था। अन्य दो 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे था और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास थे। याद रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के गठन के लिए 3 बैंकों का विलय किया गया था, जो भारत की आज़ादी के बाद 1955 में भारतीय स्टेट बैंक बन गया था। उसी का पूरा नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो कि 1921 में बना था। कई वर्षों तक प्रेसिडेंसी बैंकों ने अर्ध केंद्रीय बैंकों के रूप में काम किया था, जैसा कि अनेक अनुक्रमिक ने किया था, जब तक कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 के तहत 1935 में की गई थी। याद रखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1934 के तहत 1935 में की गई थी, बैंक अधिनियम के तहत। याद रखेंगे। आगे देखते हैं बैंकों के बारे में कुछ। 1960 में भारतीय स्टेट बैंक को भारतीय स्टेट बैंक सब्सिडी बैंक अधिनियम 1959 के तहत 8 राज्यों से जुड़े बैंकों का नियंत्रण दिया गया था। अब इन्हें इसके सहयोगी बैंक कहा जाता है। 1969 में भारत सरकार ने 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। बड़े बैंकों में से एक बैंक ऑफ इंडिया था। 1980 में 6 और निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये राष्ट्रीयकृत बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था में ऋणदाताओं के बहुसंख्या हैं। वे अपने बड़े आकार और व्यापक नेटवर्क के कारण बैंकिंग क्षेत्र पर हावी होते हैं। आगे देखेंगे। भारत के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जो कि 19 जुलाई 1969 को हुआ था, उसके बारे में कुछ जानकारी है। इस दिन 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा जमा राशि वाले 14 प्रमुख वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया को लागू करने के लिए 24 घंटों के अंदर अध्यादेश तैयार किया गया था। इस अध्यादेश को मंजूरी देने के लिए शाम 5 बजे कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी, अर्जेंट। राष्ट्रपति ने कुछ ही घंटों में इस पर मुहर लगा दी थी। इसके बाद रात 8:30 बजे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्र को संबोधित किया था। याद रखेंगे, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इस प्रकार के हुआ था। आगे बढ़ते हैं और भी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में कुछ और खास बात जानते हैं। 1980 में 6 और वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में राष्ट्रीयकृत किए गए 14 बैंकों का कुल प्रॉफिट उस समय 5.7 करोड़ रुपए था। याद रखेंगे। साल 2019 में इन 14 बैंकों का कुल नुकसान हुआ था 49,700 करोड़ रुपए था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इन बैंकों के बारे में, जो कि बैंकों के 14 राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 14 बैंकों का, उसकी सारी डिटेल्स ये सब है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? ये है संविधान सभा और इसका गठन कब किया गया था। सबसे पहली बार आपके ऑप्शन हैं 1962 में, ऑप्शन बी है 1959 में, ऑप्शन सी है 1952 में, या फिर ऑप्शन डी है 1946 में। दोस्तों संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1946 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब कैबिनेट मिशन भारत आया था। उसका मकसद ही था संविधान सभा का गठन करना। आगे देखते हैं डिटेल्स में। भारत के संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर किया गया था, जिसने 1946 में भारत का दौरा किया था। कैबिनेट मिशन, जिसमें ब्रिटिश सरकार के सदस्य शामिल थे, का उद्देश्य ब्रिटिश राज से भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण की शर्तों पर चर्चा और बातचीत करना था। याद रखेंगे, कैबिनेट मिशन ने भारत का संविधान बनाने के लिए एक अंतरिम सरकार और एक संविधान सभा के लिए गठन का प्रस्ताव रखा था। किसने? कैबिनेट मिशन ने, जो कि 1946 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। कैबिनेट मिशन ब्रिटिश सरकार के सदस्यों का एक समूह था जो भारत आया था। इसका मकसद ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण की शर्तों पर बातचीत करना था। याद रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। इस सभा का गठन भारत के प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और रियासतों के मनोनीत सदस्यों से किया गया था। क्या? संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। याद रखेंगे। जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अंतरिम अध्यक्ष बने थे। याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में विधानसभा को लगभग 3 साल लग गए थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया था, और जिससे भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई थी। याद रखेंगे ये सब पॉइंट्स दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा से जुड़ी कुछ और खास बातें देख लेते हैं। संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। इन चुनावों में सभी वयस्क पुरुषों और महिलाओं को वोट देने का अधिकार था। संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक में महात्मा गांधी भी शामिल थे। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा ने 13 दिसंबर 1946 को औपचारिक रूप से भारत के संविधान को तैयार करने का काम शुरू किया था। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन कुल 165 दिन की बैठक की थी, और इतने दिन संविधान बनाने में लगे थे। संविधान सभा ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कई समितियों का गठन किया था। इनमें सबसे अहम समिति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति सबसे अहम समिति थी जो बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए डेसिबल के द्वारा, ऑप्शन बी डायोप्टर के द्वारा, ऑप्शन सी पार्सेक के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो डेसिबल से मापी जाती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर। ध्वनि की तीव्रता किससे द्वारा मापी जाती थी? तो डेसिबल से। डिटेल्स में भी देखते हैं। ध्वनि को डेसिबल यानी डीबी के नाम से डिनोट किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए ध्वनि स्तर मीटर, ध्वनि स्तर एनालाइजर और स्पेक्ट्रम एनालाइजर जैसे कई उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल नामक इकाई का इस्तेमाल किया जाता है। डेसिबल टेलीफोन और ऑडियोमीटर के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के सम्मान में रखा गया है। याद रखेंगे, ग्राहम बेल। आगे बढ़ते हैं, कुछ की पॉइंट्स है। डेसिबल, ध्वनि हमारे चारों ओर है और हमें सुरक्षा और सूचित करने के लिए मापा जा सकता है, क्योंकि कुछ ध्वनियाँ सुरक्षित नहीं हैं। वास्तव में तेज हवा वास्तव में हमारी सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकती है। अतः ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल का उपयोग करके मापा जाता है। डेसिबल ध्वनि की इकाई है, इसकी प्रत्येक डीबी है। अतः विकल्प 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, डेसिबल। डेसिबल एक भौतिक मात्रा के दो मानों के अनुपात को व्यक्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक इकाई है, अक्सर शक्ति या तीव्रता। आगे इन्फॉर्मेशन जो ऑप्शंस में है, डायोप्टर के बारे में जानेंगे। एक डायोप्टर एक लेंस या वक्री दर्पण की ऑप्टिकल शक्ति के मापन की एक इकाई है जो मीटर में मापी गई फोकल लंबाई के व्युत्क्रम के बराबर है। इस प्रकार यह पारस्परिक लंबाई की एक इकाई है। उदाहरण के लिए एक 3 डायोप्टर लेंस 1/3 मीटर पर फोकस करने के लिए प्रकाश की समानांतर किरणें लाता है। पार्सेक सितारों और आकाशगंगाओं से दूरियों को व्यक्त करने की इकाई है। पेशेवर खगोलविदों द्वारा उपयोग की जाती है। याद रखेंगे, पार्सेक। आगे बढ़ते हैं। यह उस दूरी का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर पृथ्वी की कक्षा की त्रिज्या चाप के 1 सेकंड की कोण को अंतरित करती है। इस प्रकार एक पार्सेक की दूरी पर स्थित एक तारे में 1 सेकंड का लंबन होगा, और पार्सेक में किसी वस्तु की दूरी चाप के सेकंड में उसके लंबन का व्युत्क्रम है। याद रखेंगे दोस्तों। ध्वनि को मापने से जुड़ी कुछ और बातें भी जान लेते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए 2 दबावों की तुलना की जाती है, इसलिए एक संदर्भ दबाव भी इंगित किया जाना चाहिए। पानी के नीचे की ध्वनि के लिए संदर्भ दबाव 1 माइक्रोपास्कल होता है, वही हवा में ध्वनि के लिए संदर्भ दबाव 20 माइक्रोपास्कल होता है। याद रखेंगे। ध्वनि स्तर मीटर के जरिए ध्वनि को dBA में मापा जा सकता है। ध्वनि स्तर पर मापने के लिए कृत्रिम कानूनों का भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्लूडेड ईयर सिमुलेटर और 2 सीसी कपलर कृत्रिम कानों के 2 आम प्रकार हैं। याद रखेंगे दोस्तों।
आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, और इससे कुछ और जुड़ी भी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो इसके ऑप्शन हम जान लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन ए है राजकोट में हुआ था, ऑप्शन बी है अहमदाबाद में हुआ था, ऑप्शन सी है पोरबंदर में हुआ था, या फिर ऑप्शन डी गांधीनगर में हुआ था। दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पोरबंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। और डिटेल्स में भी देखेंगे। महात्मा गांधी उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था, जो आज भारत का पश्चिमी राज्य गुजरात है। अतः विकल्प थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 1915 में ब्रिटिश नियंत्रित भारत लौटने पर गांधी ने एक कुशल वकील और शांतिपूर्ण विरोध के लिए समर्पित एक सामुदायिक आयोजक दोनों के कौशल हासिल कर लिए थे। बढ़ते हैं आगे। दक्षिण अफ्रीका जब गए थे महात्मा गांधी 1893 से 1915 तक वो दक्षिण अफ्रीका में ही थे। उन्होंने जन आंदोलन की एक नई पद्धति के साथ नस्लवादी शासन का सफलतापूर्वक मुकाबला किया, जिसे उन्होंने सत्याग्रह कहा था। सत्याग्रह के विचार ने सत्य की शक्ति और सत्य की खोज की आवश्यकता पर बल दिया था। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, जो कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं ऑप्शंस के कुछ पार्ट्स और गांधी जी के बारे में। गांधी का शांति पुरस्कार अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए दिया जाता है। वे 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, याद रखेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट डेट है। 9 जनवरी 1915 को वो भारत देश वापस आए थे। प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि PVD है, हर साल 9 जनवरी को भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शंस में था राजकोट। राजकोट कैसे रिलेटेड है महात्मा गांधी से? यह पश्चिमी भारतीय राज्य गुजरात का एक शहर है। सेंट्रल जुबली गार्डन में लेंग लाइब्रेरी है, जिसमें गुजराती साहित्य, और वाटसन संग्रहालय है, जिसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का दस्तावेजीकरण करने वाली पेंटिंग और कलाकृतियां हैं। काबा गांधी ने डेलो, वहाँ पर घर जहाँ महात्मा गांधी ने अपने बचपन का कुछ हिस्सा बिताया था, भारतीय नेता और उनके सम्मान की तस्वीरें प्रदर्शित करता है। रोटरी डॉल्स म्यूजियम में दुनिया भर की डॉल्स को प्रदर्शित किया जाता है। राजकोट के बारे में ये सब याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पोरबंदर। पोरबंदर वही जगह है जहाँ उनका जन्म हुआ था। यह भारत के गुजरात राज्य का एक शहर है, जो शायद महात्मा गांधी और सुदामा के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। यह पोरबंदर जिले का प्रशासनिक केंद्र है, और यह पोरबंदर रियासत की पूर्व राजधानी भी थी, याद रखेंगे दोस्तों। आगे अहमदाबाद के बारे में जानेंगे। अहमदाबाद पश्चिमी भारत में गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर है। साबरमती नदी इसके केंद्र से होकर गुजरती है। कहाँ से? अहमदाबाद से। पश्चिमी तट पर साबरमती में गांधी आश्रम है, जो आध्यात्मिक नेता के रहने के क्वार्टर और कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है। नदी के उस पार केलिको म्यूजियम और टेक्सटाइल, जो कभी एक कपड़ा व्यापारी को हवेली थी, में प्राचीन और आधुनिक कपड़ों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है, याद रखेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं आगे के ऑप्शंस है। आगे के ऑप्शंस में है गांधीनगर। गांधीनगर कैसे रिलेटेड है? तो गांधीनगर यह पश्चिमी भारतीय राज्य गुजरात में एक नियोजित शहर है। अक्षरधाम एक विशाल हिंदू मंदिर है, जिसमें अलंकृत नक्काशी और तराशे हुए स्तंभ हैं। साथ ही इसके विशाल बगीचों में एक वाटर शो भी है। दांडी कुटीर संग्रहालय गुजरात में पैदा हुए नेता महात्मा गांधी के जीवन का पता लगाता है। दक्षिण में साबरमती नदी के किनारे इंड्रोडा नेचर पार्क में एक चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान है। साथ में एक डायनासोर और जीवाश्म पार्क भी है। गांधीनगर के बारे में, जो कि महात्मा गांधी से रिलेटेड है, इतना याद रखेंगे दोस्तों। अब आगे जानेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ये है गुप्त वंश का संस्थापक। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी श्रीगुप्त, या फिर ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। श्रीगुप्त जो था वो गुप्त वंश का संस्थापक था। आगे डिटेल्स में भी जानेंगे। ये थे श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त प्रथम को व्यापक रूप से गुप्त युग के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, जो 320 ईस्वी में उनके राज्याभिषेक के साथ शुरू हुआ था। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शासकों की सबसे बड़ी माना जाता है, जो सबसे ज़्यादा शासन किया और सबसे बड़ी माना जाता है समुद्रगुप्त को गुप्त वंश के शासक के रूप में। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ जानेंगे पॉइंट्स।
गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। उसके बाद घटोत्कच ने शासन किया था। इन दोनों को महाराजा कहा जाता था। अगला शासक चंद्रगुप्त प्रथम था और वह सबसे पहले महाराजाधिराज कहलाया था। चंद्रगुप्त में लगभग 330 ईस्वी में समुद्रगुप्त द्वारा सफल हुआ था, जिन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था। सबसे ज़्यादा शासन करने वाला राजा यही था, समुद्रगुप्त। वह एक महान सैन्य प्रतिभा था और कहा जाता है कि उसने दक्कन में एक सैन्य अभियान की कमान संभाली थी और विंध्य क्षेत्र की वन जातियों को भी अपने अधीन कर लिया था। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ने मालवा, गुजरात और काठियावाड़ के व्यापक क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। किसने की थी? विक्रमादित्य ने, जो कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। आगे पॉइंट्स देखेंगे। आगे के पॉइंट्स में क्या आता है? श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे, याद रखेंगे। उन्होंने 240 से 280 ईस्वी के बीच में शासन किया था। श्रीगुप्त के बाद उनके बेटे घटोत्कच ने शासन किया। हालांकि चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 334 ईस्वी के बीच में शासन किया था। गुप्त वंश के कुछ प्रमुख और शासक हैं। समुद्रगुप्त है, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय है, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, पुरगुप्त, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त और विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त सबसे आखिरी शासन करने वाला राज्य था जो कि गुप्त वंश का था। गुप्त साम्राज्य प्रांतों में बांटा था और ये प्रांत आगे प्रदेश या विषय नामक छोटी इकाइयों में बटे हुए थे। प्रांतों का शासन शाही परिवार के सदस्यों या उच्च शाही अधिकारी करते थे। याद रखेंगे दोस्तों गुप्त वंश के बारे में। आगे देखेंगे गुप्त राजाओं के कुछ और खास बातें हैं। गुप्त राजाओं के शासन के दौरान कुछ प्रसिद्ध घटनाएं हुई थी। जो कि प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री था, वो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। याद रखेंगे, फाहियान किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। भारत में अपने 9 वर्षों के प्रवास में से उन्होंने गुप्त साम्राज्य में 6 वर्ष बिताए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। शक क्षत्रप के अंतिम शासक रुद्र सिंह थर्ड को पराजित गद्दी से उतारकर मार दिया गया था। पश्चिमी मालवा और काठियावाड़ प्रायद्वीप के उसके क्षेत्रों को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया था। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। याद रखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूछा जाता है, किसने? कुमारगुप्त ने की थी। आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कहता है? आगे है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? दोस्तों, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? आपके ऑप्शन है ए टका है, ऑप्शन बी दिनार, ऑप्शन सी रिंगित और ऑप्शन डी है दिरहम। दोस्तों, ये है बांग्लादेश की मुद्रा और इसका राइट आंसर हो जाएगा टाका। टाका जो है वो बांग्लादेश की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टाका है। आगे डिटेल्स में भी देखेंगे। 10 या इससे अधिक मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करना बांग्लादेश बैंक के अधीन है, जबकि 2 और 5 मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करने वाला वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो वित्त सरकार के अधीन काम करता है। सुरक्षा मुद्रा निगम बांग्लादेश लिमिटेड बैंक नोटों की छपाई और ढलाई के लिए जिम्मेदार है। टका शब्द जो है एक बांग्ला शब्द है जिसका अर्थ है मुद्रा, पैसा या फिर नोट। संक्षिप्त रूप से इसे टीके लिखा जाता है। यह शब्द त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में आम है, जहाँ भारतीय रुपये का दूसरा नाम टका के रूप में भी जाना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों बांग्लादेश के नोट के बारे में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1911 में, ऑप्शन नंबर बी 1931 में, ऑप्शन नंबर सी 1916 में या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 में बनी थी दिल्ली भारत की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पहले इसकी राजधानी हमारे कलकत्ता थी। हमारे देश की राजधानी कौन सी थी? पहले कलकत्ता थी। आगे बढ़ेंगे, डिटेल्स में भी देखेंगे। सही उत्तर इसका 1911 हो जाएगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली की नींव तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम ने रखी थी। याद रखेंगे, जॉर्ज पंचम ने। पूछा जाता है 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। 13 फरवरी 1931 को भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने देश के नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन किया था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, इरविन के समय में, जो कि उस समय वायसराय था 1931 में। लेकिन इसकी घोषणा कर दी गई थी 1911 में ही। आगे देखेंगे, भारत की राजधानी नई दिल्ली बनने से पहले 1911 तक कोलकाता देश की राजधानी थी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
आगे देखेंगे दिल्ली की राजधानी। दिल्ली भारत की राजधानी 13 फरवरी 1931 को बनी थी। हालांकि राजधानी को दिल्ली बनाने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को हो गई थी और जॉर्ज पंचम ने इसकी अनुमति दे दी थी। याद रखेंगे दोस्तों। आगे भी पॉइंट्स देखेंगे। सही उत्तर इसका 1911 है। भारत की राजधानी नई दिल्ली की नींव तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम ने रखी थी। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। 13 फरवरी 1931 को भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने देश की नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन किया था। किसने? लॉर्ड इरविन ने। कब? 1931 13 फरवरी को। याद रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की राजधानी के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। दिल्ली की राजधानी उस समय भारत के शासक किंग जॉर्ज पंचम थे। इन्होंने ही घोषणा की थी 1911 में। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम ने राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला इसलिए लिया गया था क्योंकि दिल्ली पहले से ही कई साम्राज्यों का आर्थिक और राजनीतिक केंद्र था। दिल्ली देश के भौगोलिक केंद्र के नज़दीक भी था। कलकत्ता में बढ़ता राष्ट्रवादी आंदोलन से भी इस बदलाव का कारण था। नए शहर की प्लानिंग ब्रिटिश आर्किटेक्ट और सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियंस ने बनाई थी। इस योजना को पूरा करने में करीबन 2 दशक का समय लग गया था। याद रखेंगे दोस्तों, दिल्ली को राजधानी बनाने के दौरान। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? ये है दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है, जान लेते हैं। आपके ऑप्शन हैं। ए सतलज नदी पर बना है, ऑप्शन बी रावी नदी पर, ऑप्शन सी झेलम नदी पर, या फिर ऑप्शन डी चिनाब नदी पर। दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतलज नदी पर बना है, ऑप्शन नंबर ए। आगे डिटेल्स में भी देखेंगे। सही उत्तर इसका सतलज हो जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है और पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सीमा पर स्थित है। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बना हुआ है। याद रखेंगे। यह भारत का सबसे ऊंचा सीधा गुरुत्वाकर्षण बांध है जिसकी ऊंचाई लगभग 207 मीटर है और यह 168 किलोमीटर तक चलता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। रंजीत सागर बांध जिसे स्थानीय रूप से थीन बांध के रूप से जाना जाता है। याद रखेंगे थीन बांध किसे कहते हैं? रंजीत सागर बांध को। का निर्माण रावी नदी के तट पर किया गया है। रावी नदी पर किया गया, सॉरी तट पर नहीं। सलाल बांध चिनाब नदी पर स्थित है। याद रखेंगे ये सब पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बना हुआ है। यह बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है। यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सीमा पर बना है। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना में 2 बांधे हैं, एक भाखड़ा बांध है, एक नांगल बांध है। ये दोनों बांध जल बिजली के उत्पादन और सिंचाई के लिए बनाए गए हैं। याद रखेंगे दोस्तों भाखड़ा नांगल के बारे में। उसके बारे में और भी कुछ बातें जान लेते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। यह एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई लगभग 207 मीटर है। यह एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। इसकी स्थापित क्षमता 1325 मेगावाट है। इस बांध पर गोविंद सागर जलाशय बनाया गया है। इस परियोजना के लिए समझौते पर पंजाब के तत्कालीन राजस्व मंत्री सर छोटू राम ने नवंबर 1944 में बिलासपुर के राजा के साथ हस्ताक्षर किए थे। याद रखेंगे भाखड़ा नांगल बांध से रिलेटेड ये सब पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किए गए थे? यह है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए थे? आपके ऑप्शन है। ए 1963, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1961 या फिर ऑप्शन डी 1957। दोस्तों अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था? इसका ऑप्शन है राइट आंसर 1961। 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल्स में थोड़ा देख लेंगे। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। यह पुरस्कार भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। यह है अर्जुन पुरस्कार। याद रखेंगे। आगे कुछ पॉइंट्स और देखेंगे अर्जुन पुरस्कार को लेकर। अर्जुन पुरस्कार यह भारत का युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय और साथ ही राष्ट्रीय आयोजनों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है और इसमें अच्छे नैतिकता के साथ नेतृत्व गुण भी होते हैं। यह पुरस्कार 1961 में 5 लाख रुपए के नगद पुरस्कार से शुरुआत किया गया था। अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और एक स्क्रॉल के साथ शुरू किया गया था और हर साल भारत के राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न श्रेणियों को खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। इसलिए राइट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। अब पुरस्कार राशि बढ़ाकर इसकी 15 लाख कर दी गई है, 5 लाख से बढ़ाकर।
आगे भी पॉइंट्स देखेंगे अर्जुन पुरस्कार को लेकर। अर्जुन पुरस्कार पहली बार 1961 में 6 लोगों को प्रदान किया गया था। पहला था मीना शाह जो कि बैडमिंटन में थे, 1962 में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी थी। दूसरा है तीर अंदाजी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कृष्ण दास थे, जिन्हें 1961 में सम्मानित किया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। आगे पॉइंट्स है अर्जुन पुरस्कार के बारे में और भी खास बातें हैं। साल 1961 में पहली बार 6 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखेंगे। क्रिकेट में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी सलीम दुर्रानी बने थे। तीरंदाजी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कृष्णदास बने थे। बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहली महिला मीना शाह बनी थी। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों को अर्जुन की कांस्य प्रतिमा जो कि 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों में नेतृत्व क्षमता और मजबूत नैतिक चरित्र होना चाहिए, याद रखेंगे दोस्तों अर्जुन पुरस्कार के बारे में ये सब जुड़ी बातें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम भारत में किस स्थान पर है? ये है मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम। आपके ऑप्शन है ए मेरठ में, बी आगरा में, सी नोएडा में या फिर डी कानपुर में। दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम कहाँ है? दोस्तों ये यूपी में है और यूपी मेरठ में आता है मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम कहाँ है? तो मेरठ में। आगे पॉइंट से देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ यूपी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी थी। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को आधुनिक और अत्याधुनिक स्पोर्ट्स आधारभूत संरचना से लेस किया जाएगा। यह अपनी तरह का पहला खेल विश्वविद्यालय होगा जो भी सभी खेल विषयों में खिलाड़ियों को हर संभव तरीके से प्रशिक्षण प्रदान करेगा। यह सिंथेटिक हॉकी ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी ग्राउंड और लॉन टेनिस कोर्ट से लेस होगा। आगे देखते हैं। इसमें सिंथेटिक रनिंग स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम हॉल, मल्टीपर्पज हॉल और एक साइकिलिंग वेलोड्रोम भी होगा। खेल विश्वविद्यालय में भारोत्तोलन, निशानेबाजी क्षेत्र, स्क्वैश, जिम्नास्टिक, तीरंदाजी, कैनोइंग और काइकिंग सहित अन्य खेल सदस्यों के लिए भी सुविधाएं होंगी। विश्वविद्यालय में एक बार में कम से कम 1080 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने की क्षमता होगी, जिसमें 540 महिला और 540 पुरुष खिलाड़ी शामिल होंगे, याद रखेंगे इस स्टेडियम के बारे में। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? दोस्तों ये है टीपू सुल्तान, ये कहाँ का राजा था? आपके ऑप्शन से हैदराबाद का, ऑप्शन बी मदुरई का, ऑप्शन सी मैसूर का या फिर ऑप्शन डी विजयनगर का। दोस्तों टीपू सुल्तान कहाँ का राजा था? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैसूर। मैसूर का राजा था ये आदमी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल्स में देखेंगे। सही उत्तर मैसूर है। टीपू सुल्तान मैसूर साम्राज्य के शासक थे और उन्हें मैसूर के शेर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1782 से 1799 तक शासन किया था। टीपू सुल्तान ने लोहे के आवरण वाले मैसूर रॉकेट का विस्तार किया और सैन्य नियमावली फतुल मुजाहिदीन ने को शुरू किया था। फ्रांसीसी कमांडर इन चीफ नेपोलियन बोनापार्ट ने टीपू सुल्तान के साथ गठबंधन की मांग की थी। किसने की थी? नेपोलियन बोनापार्ट, याद रखेंगे टीपू सुल्तान के समय में वो आया था। आगे देखेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। उन्होंने 1767 से लेकर 1769 में पहला एंग्लो मैसूर युद्ध 17 वर्ष की उम्र में और फिर 1780 से 1784 में दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा था। कौन लड़ा था? टीपू सुल्तान, 17 साल की उम्र में। उन्होंने कर प्रणाली में सुधार किया और सीधे किसानों पर कर लगाया था और नगद में वेतनभोगी एजेंटों के माध्यम से एकत्र किया। टीपू साहब ने एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेनाओं और उनके सहयोगियों की बढ़त के खिलाफ रॉकेटों को तैनात किया था, जिसमें सेरिंगपट्टम की घेराबंदी और पोलिलूर को युद्ध भी शामिल था। याद रखेंगे दोस्तों टीपू सुल्तान का युद्ध था ये। टीपू सुल्तान के बारे में और भी कुछ जानकारियां देख लेते हैं। टीपू सुल्तान का जन्म 1 दिसंबर 1751 को देवनहल्ली में हुआ था। उन्होंने 1782 से 1799 तक शासन किया था। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर या फिर शेर ए मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। टीपू सुल्तान मैसूर के सुल्तान हैदर अली के बेटे थे। टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल में कई सैन्य सफलताएं हासिल की थी। टीपू सुल्तान ने मैसूर राज्य का विस्तार किया था। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ कई युद्ध लड़े थे, लेकिन आखिरकार 1799 में हार गए थे और अंग्रेजों ने उसे मार दिया था। श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी के दौरान उनकी हत्या कर दी गई और मैसूर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था और तब भारत आया था अंग्रेज। याद रखेंगे दोस्तों टीपू सुल्तान के बारे में ये सब लड़ाइयाँ और टीपू सुल्तान के बारे में सारी डिटेल्स खत्म होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? ये है आगरा
किले के अंदर मोती मस्जिद। दोस्तों मोती मस्जिद 2 हैं, याद रखेंगे। आगे आगे इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं या फिर ऑप्शन डी शाहजहां। दोस्तों आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। कहाँ? आगरा के किले के अंदर। आगे डिटेल्स में भी देखेंगे। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। यह उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। शाहजहां ने अपने शाही दरबार के सदस्यों के लिए मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। किसके लिए कराया था? शाही दरबार के लिए। शाहजहां 5वां मुगल बादशाह था जिसने 1628 से 1658 तक राजवंश पर शासन किया था। शाहजहां के शासनकाल के दौरान निर्मित ऐतिहासिक संरचनाएं क्या क्या है? ताजमहल बनाया था, लाल किला बनाया था, जामा मस्जिद बनाया था और लाहौर में सालमगीर गार्डन बनाया था। किसने बनाया था? शाहजहां ने। याद रखेंगे दोस्तों, शाहजहां ने ये चारों चीज़ बनाई थी। आगे भी देखेंगे। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और टैवर्नियर शाहजहां के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। अफगान कुलीन खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और शाहजहां से हार गया था। शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने 1658 में आगरा में कैद कर लिया गया था, उसी के खुद के बेटे ने। इसमें मिस्टेक पॉइंट्स भी याद रखेंगे जो एग्जाम में गलती करके आते हैं लड़के। दिल्ली में लाल किला परिसर के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने करवाया था, जबकि आगरा के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। याद रखेंगे, औरंगजेब टिक करके नहीं आएंगे। दूसरा है लाहौर। लाहौर किले में मोती मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह जहांगीर ने करवाया था। मोती मस्जिद 3 है, याद रखेंगे। आगरा के किले के मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, लाहौर किले के मोती मस्जिद का निर्माण जहांगीर ने करवाया और लाल किला के अंदर जो मोती मस्जिद का निर्माण कराया था वो औरंगजेब ने करवाया था। याद रखेंगे दोस्तों, तीनों अलग अलग पॉइंट है, मिस्टेक्स यहीं करके लोग आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जान लेते हैं। अकबर के शासनकाल के दौरान निर्मित ऐतिहासिक संरचनाएं क्या क्या थी? आगरा का किला बनाया था अकबर ने, लाहौर का किला बनाया था अकबर ने, फतेहपुर सीकरी भी बनाया था अकबर ने, इलाहाबाद का किला बनाया था अकबर ने और बुलंद दरवाजा भी बनाया अकबर ने। आगे हुमायूं ने चौसा 1539 में और कन्नौज 1540 में शेरशाह के खिलाफ दो युद्ध लड़े थे हुमायूं ने। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, मुगल शासक की कुछ बातें जान लेते हैं। मुगल शासक 2 महान वंशजों के वंशज थे। अपनी माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों पर शासन करने वाले मुगल शासक चंगेज खान, जो कि 1227 में इसकी मौत हुई थी, वहाँ के वंशज थे। अपने माता पिता की ओर से वे ईरान, इराक और आधुनिक तुर्की के शासक तैमूर मृत्यु 1404 के उत्तराधिकारी थे। हालांकि मुगलों को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान की स्मृति असंख्य लोगों के नरसंहार से जुड़ी थी। यह उज्बेक्स उनके मंगोल प्रतियोगियों के साथ भी जुड़ा हुआ था। दूसरी ओर मुगलों को अपने तैमूर वंश पर गर्व था, कम से कम इसलिए क्योंकि उनके महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उन्हें गर्व था। किसको? मंगोलियों को, जो कि चंगेज खान। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों यह है शेरशाह सूरी का मकबरा, जो कि पानियों से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है चौसा में है, ऑप्शन नंबर बी सासाराम में, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में या फिर ऑप्शन नंबर डी रोहतक सागर में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सासाराम में है। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। आगे डिटेल्स में भी देखेंगे। सही उत्तर इसका सासाराम हो जाएगा। शेरशाह सूरी बिहार का एक पठान था जिसे मुगल साम्राज्य को हराने के बाद सूर साम्राज्य की स्थापना की थी। उनकी याद में मीर मोहम्मद अली वाल खान द्वारा डिज़ाइन एक मकबरा है जो कि सासाराम है, बिहार में बनाया गया था और यह भारत इस्लामी वास्तुकला का एक उदाहरण है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखेंगे दोस्तों। कालिंजर के किले में एक बारूद विस्फोट के कारण शेरशाह सूरी की मौत हो गई थी। शेरशाह सूरी के मकबरे को भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है क्योंकि यह एक कृत्रिम झील के बीच में बनाया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, शेरशाह सूरी के बारे में ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके कुछ मिस्टेक्स पॉइंट्स भी देख लेते हैं जो एग्जाम गलती करके आते हैं। दिल्ली में पुराना किला का निर्माण हुमायूं के समय में शुरू हुआ था और जो शेरशाह सूरी के समय में तक जारी रहा था। याद रखेंगे, स्टार्ट किया था हुमायूं ने और ख़त्म किया था शेरशाह सूरी ने। सूरी के बेटे सलीम शाह सूरी ने दिल्ली में सलीमगढ़ किले का निर्माण करवाया था। याद रखेंगे। मध्य एशिया और भारत को जोड़ने वाला ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था, जो कि सबसे बड़ी ट्रंक रोड माना जाता है। याद रखेंगे ये सारे पॉइंट्स शेरशाह सूरी के बारे में, एग्जाम रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ये है बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा, जो कि पूरा झीलों के साथ घिरा हुआ है, यही मकबरा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? दोस्तों
आपके ऑप्शन है ए मिहिर सेन, ऑप्शन बी सचिन नाग, ऑप्शन सी वीरधवल खड़े, ऑप्शन डी सोफियन शेख। दोस्तों इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मिहिर सेन। मिहिर सेन जो था वो इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय और एशिया का भी सबसे पहले पार किया था। आगे देखते हैं डिटेल्स में सही उत्तर इसका ऑप्शन एक हो जाएगा मिहिर सेन। मिहिर सेन इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहले भारतीय और पहले एशियाई भी थे। एशिया में भी सबसे पहले पार किया था इसने। उन्होंने ये उपलब्धि वर्ष 1998 में 27 सितंबर को हासिल की थी। इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है जो उत्तरी फ्रांस में ग्रेट ब्रिटेन के द्वीप को विभाजित करता है। चैनल की लंबाई 563 किलोमीटर लंबाई है और चौड़ाई 240 किलोमीटर है। याद रखेंगे दोस्तों इंग्लिश चैनल के बारे में और थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय पुरुष मिहिर सेन थे। उन्होंने 27 सितंबर 1958 को डोवर से कैलाश तक इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। मिहिर सेन ने यह कारनामा सबसे कम समय में किया था। उन्होंने 31 मील की दूरी 14 घंटे और 45 मिनट में तय की थी। मिहिर सेन इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले एशियाई भी बने थे। याद रखेंगे दोस्तों। आगे भी कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं इंग्लिश चैनल के बारे में। इंग्लिश चैनल के बारे में कुछ और जानकारियाँ हैं। इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। यह ग्रेट ब्रिटेन के द्वीप को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है। इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर को डोवर जलडमरू मध्य से जोड़ता है। याद रखेंगे ये सारे पॉइंट्स इंग्लिश चैनल के बारे में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 कहता है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ये है राष्ट्रीय पुस्तकालय दोस्तों। आपके ऑप्शन से ए कोलकाता में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी मुंबई में या फिर ऑप्शन डी दिल्ली में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय सबसे बड़ा है। डिटेल्स में भी देख लेंगे। विस्तार क्षेत्र के अनुसार राष्ट्रीय पुस्तकालय तथा भारत के सार्वजनिक रिकॉर्ड के अनुसार भारतीय पुस्तकालय भारत के सबसे बड़े पुस्तकालय हैं। यह संस्कृति विभाग, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के अधीन है जो कि कोलकाता में है, जो कि भारत की सबसे पहली राजधानी यही थी कोलकाता। याद रखेंगे सारे पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कहता है किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपके ऑप्शन से गौतम बुद्ध को, ऑप्शन बी जीसस क्राइस्ट को, ऑप्शन सी पैगंबर मोहम्मद को या फिर ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद को। दोस्तों किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का प्रकाश। डिटेल्स में भी देखेंगे। यह है गौतम बुद्ध। डिटेल्स में देखते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर नामक स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था। उनकी मौत के बाद उनके शिष्यों ने राजगृह में एक परिषद बुलाई जहां बौद्ध धर्म के मुख्य शिक्षाओं को संहिताबद्ध किया गया था। इन शिक्षाओं को पिटकों के रूप में समन्वित करने के लिए 4 बौद्ध परिषदों का आयोजन किया गया था, जिसके बाद 3 मुख्य पिटकों का निर्माण हुआ था। पहला था विनय पिटक, फिर सुत्त पिटक, फिर अभिनव पिटक। विनय पिटक कहता है बुद्धों के लिए आदेश के नियम थे, सुत्त पिटक कहता है बुद्धों के शिक्षण के सिद्धांत थे और अभिनव पिटक कहता है बौद्ध दर्शन को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा जाता था। ये सभी पाली भाषा में लिखे गए हैं। याद रखेंगे ये सारे पॉइंट्स गौतम बुद्ध को लेकर। आगे पॉइंट्स देख लेते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। सर एडविन अर्नोल्ड ने गौतम बुद्ध के जीवन पर लिखी गई एक अपनी किताब का शीर्षक द लाइट ऑफ एशिया रखा गया है। उसके राइटर कौन है? सर एडविन अर्नोल्ड। याद रखेंगे, पूछा जाता है। सॉरी दोस्तों, सर एडविन अर्नोल्ड पूछा जाता है कि लाइट ऑफ एशिया को किसने लिखा था? तो एडविन अर्नोल्ड ने। गौतम बुद्ध से जुड़ी कुछ और बातें देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ गौतम के नाम से नेपाल के कपिलवस्तु में लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उन्होंने उरुवेला बोध गया में निर्वाण प्राप्त किया था। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। गौतम बुद्ध ने मानव जीवन की शारीरिक और मानसिक स्थितियों के महत्व का उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध के बारे में इतना सारा इंफॉर्मेशन याद रखेंगे। गौतम बुद्ध से इतना ज़्यादा क्वेश्चन यहीं तक आएगा। अगर गौतम बुद्ध से क्वेश्चन आया तो यहीं से टकराएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। और कहता क्या है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह है दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ऑप्शंस में है गुजरात में है, ऑप्शन बी सिक्किम में है, ऑप्शन सी कर्नाटक में है, ऑप्शन डी केरल में है। दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कर्नाटक। थोड़ा डिटेल्स में भी देख लेंगे। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के चामरानगर जिले में स्थित है। यह मैसूर से करीब 80 किलोमीटर दूर है। यह उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। कहाँ है? कर्नाटक में। याद रखेंगे बांदीपुर कर्नाटक है और इम्पोर्टेंट ये राष्ट्रीय उद्यान है।
आगे बांदीपुर के बारे में कुछ जान लेते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ खास बातें। इस साल 1973 में इसे साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। यह भारत के सबसे खूबसूरत और बेहतर तरीके से प्रबंधित राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। यह दक्कन का पठार पश्चिमी घाट से मिलता है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य और कई तरह के बायोम के लिए जाना जाता है। यहाँ शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ बाघों के अलावा गौर, सांबर, चीतल, चूहा, हिरन, चार सींग वाले मृग, जंगली कुत्ते, जंगली सुअर, सियार, सुस्त भालू, तेंदुआ, मलाबार, गिलहरी, शाही और काले दांत वाले खरगोश जैसे जानवर पाए जाते हैं। यहाँ जंगली मुर्गी और हरे कबूतर जैसे पक्षी भी पाए जाते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि कर्नाटक में है। याद रखेंगे दोस्तों। आगे कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भारत में प्रसिद्ध हैं। याद रखेंगे, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कौन कहाँ है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है और इसके प्रमुख पशु है बंगाल बाघ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आसाम में, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है, शेर के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बंगाल में है, ये बाघ के लिए फेमस है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में, ये भी बाघ के लिए फेमस है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, 12 हिरन के लिए ये फेमस है। रणथंभौर जो कि राजस्थान में है, ये बाघ के लिए फेमस है। याद रखेंगे ये सब कहाँ कहाँ है। आगे भी कुछ राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में है। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान जो कि महाराष्ट्र में, ये भी बाघ के लिए फेमस है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी तेंदुआ और बादलों वाला तेंदुआ और बाघ के लिए फेमस है। मानस राष्ट्रीय उद्यान आसाम में है और ये पानी में रहने वाले भैंसों के लिए फेमस है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है? कश्मीर हिरन के लिए, और ये जम्मू कश्मीर में है दाचीगम। हेमस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? लद्दाख में है और ये तेंदुए के लिए फेमस है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये केरल में है, नाम से पता चलता है, और ये हाथी के लिए फेमस है। याद रखेंगे दोस्तों ये सारे राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों हमारा क्वेश्चन से यही समाप्त होता है आज का कंटेंट। जो आज का प्रैक्टिस सेट जो 25 क्वेश्चन था, इसमें से कितने क्वेश्चन ने आप लोगों ने पहले से जवाब आपको मालूम था, और 25 प्रश्नों का जो प्रैक्टिस सेट है आपको कैसा लगा आज का कंटेंट हमारा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारा कंटेंट यही समाप्त होता है। आगे के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर हमारा कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय दोस्तों, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।